तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, क्या आप टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आपको सुपर टेट का एग्ज़ाम देना है? यदि हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको यूपी टेट एग्ज़ाम जो कि 15 अक्टूबर 2017 को हुआ था, उसका सॉल्व पेपर देखने को मिलेगा। साथ ही हम आपको इनमें पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर भी बताएंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिए और निश्चित ही आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको 2011 से लेके अब तक जितने टेट का एग्ज़ाम हुआ है उन सभी का सॉल्व पेपर इस चैनल पर उपलब्ध कराएंगे। और ये कैटेगरी वाइज होगा, यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का अलग वीडियो होगा, हिंदी का अलग होगा और पर्यावरण का अलग होगा। यानी जितनी कैटेगरी होती हैं सभी के जो है मैथ्स का भी आपको उपलब्ध कराएंगे। तो आप जो है अगले एक महीने में हम आपको 2011 से लेके और 2020 तक 19 तक जितने एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी को जो है हम आपको यहाँ पे सॉल्व पेपर उपलब्ध करा देंगे, जिससे यदि आप तैयारी करते हैं टेट का या सुपर टेट का तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है, ये है सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र टॉपिक हमने लिया है आज, और ये 15 अक्टूबर 2017 का यूपी टेट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर है। सेम टू सेम एक भी क्वेश्चन इसमें आगे पीछे नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? यदि आप देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमने आपको बता दिया है, ऑप्शन आपके सामने है। यहाँ पे सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो वह कहलाती है सीखने का पठार। ठीक है, हमने जब आपको बताया था, अधिगम वाला चैप्टर आपको पढ़ाया था, तभी हमने आपको बता दिया था कि सीखने का पठार क्या होता है। नहीं देखा होगा तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें अधिगम से संबंधित जितनी वीडियो हैं सब आपको देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धिलब्ध निकालने का फार्मूला क्या है? ठीक है, इसको भी हमने आपको बताया था जब बुद्धि वाला चैप्टर पढ़ाया था, आप वीडियो देख लीजिएगा। वैसे ज़्यादातर लोग को पता होगा, बुद्धिलब्ध यानी आईक्यू निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है मानसिक आय अपॉन वास्तविक आय इंटू 100। ठीक, ये इसको विनय ने दिया था दोस्तों, विनय के द्वारा दिया गया है फार्मूला है मानसिक आय अपान में वास्तविक आय इंटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीखने में प्रयास एवं भूल का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? वर्ष 2017 का टेट का पेपर है, आपको बार बार हम बता रहे हैं। ये कौन कौन से क्वेश्चन आए थे ये आपको आइडिया लग जाएगा, या किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं टेट में ये भी आपको पता चल जाएगा। ये इसमें राइट आंसर होगा थार्नडाइक। यहाँ पे ऑप्शन था कोहलर, पावलोव, थार्नडाइक और गेस्टाल्ट। तो सीखने का प्रयास एवं भूल का सिद्धांत जो है किसने दिया था? थार्नडाइक ने दिया था। आगे हम लोग देखते हैं, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं? ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन वंशानुक्रम से आया था इस टॉपिक से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? 23 जोड़े। ऑप्शन आपको नहीं बता रहे हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ऑप्शन आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो यहाँ पे दोस्तों जब हमने पूरा आपका अधिगम के सिद्धांत वाला वीडियो आप देखेंगे तो उसमें जितने सिद्धांत हैं किसने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था आपको हमने डिटेल में वहाँ पे बताया था। तो ये क्वेश्चन जो 10 सिद्धांत है अधिगम के, तो 10 का प्रतिपादन किसने किया था ये आपको जरूर पता होना चाहिए, कोई ना कोई एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, यहाँ पे पूछा गया क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, तो यहाँ पे क्या प्रयोग होगा? राइट आंसर होगा दोस्तों स्किनर ने जो है किया था का सिद्धांत था क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। और इन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया था? तो चूहों पर किया था। ठीक है, चूहों और कबूतरों पर किया था, ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। आगे हम लोग देखते हैं, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? ये क्वेश्चन हम आपको पहले भी करा चुके हैं, जब हमने जो है कोहलर वाला टॉपिक पढ़ाया था तभी हमने बताया था कि कोहलर जो थे, गुथरी जो थे, ये जो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने अधिगम से संबंधित अपने सिद्धांत दिए थे। इन्होंने सूझ का सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधिगम का सिद्धांत। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे बुद्ध की तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? यहाँ पे दोस्तों बुद्ध का जो सिद्धांत है, 8-9 सिद्धांत हैं बुद्ध के, उसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अधिगम के जितने सिद्धांत उनके प्रतिपादक हैं वो आपको याद करना है, और बुद्ध के जितने सिद्धांत और प्रतिपादक हैं वो आपको याद करना है। बुद्ध के बारे में हमने आपको डिटेल में पढ़ाया है, बुद्ध क्या है, इसके सिद्धांत कौन कौन से हैं, किसने प्रतिपादन किया था, तो वीडियो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको हम इसका थंबनेल भी दिखा रहे हैं, ये वाली वीडियो आप देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि बुद्ध के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आरबी कैटल। कैटल ने दिया था बुद्ध का तरल एवं ठोस प्रतिमान का सिद्धांत। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शिक्षण हेतु मानसिक उद्देलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है?
तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है समझ, अनुप्रयोग, सृजनात्मकता और चौथा ऑप्शन है समस्या समाधान। तो शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? क्रिएटिविटी के लिए किया जाता है, सृजनात्मकता के लिए। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित हैं? गोलमैन पूछा गया था कि इन्होंने जो है किस टॉपिक से रिलेटेड अपना अध्ययन किया था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा संवेगात्मक बुद्धि। ठीक है, गोलमैन ने किस टॉपिक पे अपना अध्ययन किया था? संवेगात्मक बुद्धि पर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? मतलब 3 एक समान है और एक कोई अलग है। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, दूसरा है समान अवयवों का सिद्धांत, तीसरा है ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत और चौथा है सामान्यीकरण का सिद्धांत। तो आपको सभी सिद्धांत पता होंगे तभी आप इसमें से अलग छांट पाएंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर है ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत। ठीक है, ये कोई सिद्धांत है ही नहीं जो है, बाकी जो है तीनों, ये तीनों अलग अलग सिद्धांत हैं। तो यहाँ पे जो इसमें से पूछा गया कौन सा अलग है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है इन तीनों से अलग है। आगे देखते हैं। सृजनात्मकता संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है? ठीक है, तो क्रिएटिविटी को पाने के लिए, होने के लिए सबसे न्यूनतम स्तर क्या है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन है ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग और विश्लेषण। ठीक है, तो सबसे न्यूनतम स्तर क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पे राइट आंसर होगा ज्ञान। अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह किसका उदाहरण है? तो यहाँ पे जब आपको हमने बताया था कि जो है लर्निंग ट्रांसफ़र वाला चैप्टर आपने पढ़ा था, हमने वीडियो भी बनाया उस पर, डिटेल में अच्छे से समझाया भी था आपको कि अधिगम अंतरण क्या है। ठीक है, 4 तरह से अधिगम अंतरण होते हैं। उनमें से पूछा गया कि यदि कोई साइकिल चलाना जानता है और बाइक चलाना भी सीख रहा है, तो क्या उसको साइकिल चलाने का जो अनुभव है वो उसमें फ़ायदा करेगा? तो यहाँ पे किस प्रकार से जो है अधिगम, कौन सा अधिगम अंतरण होगा? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सेकेंड, यानी कि ऊर्ध्व अधिगम अंतरण। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? वर्टिकल ट्रांसफ़र। जब किसी जो है एक परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान या अनुभव का किसी उच्च स्तरीय परिस्थिति में प्रयोग किया जाता है तो उसे ऊर्ध्व अधिगम अंतरण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे साइकिल चलाना जानता था और बाइक चलाना सीख रहा है, इसलिए उच्च परिस्थिति में हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? वर्टिकल ट्रांसफ़र होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? ठीक है, अधिगम के पठार का कारण नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन है प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, शारीरिक सीमा और ज्ञान की सीमा। ठीक है, तो अधिगम का कारण यहाँ पे क्या नहीं होगा? विद्यालय का सहयोग। बाकी सभी अधिगम के पठार के कारण है। प्रेरणा अगर कमी होगी तब भी नहीं होगा, शारीरिक में कोई कमी होगी तब भी अधिगम जो है होगा। ठीक है, ज्ञान की सीमा। तो अधिगम के पठार का कारण बताना है। ठीक है, आगे देखते हैं। चौथा ऑप्शन है अधिगम अनुभव एवं प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। सीधा सीधा परिभाषा पूछ ली गई है कि किसने कहा था। अधिगम की परिभाषाएं और जो है व्यक्तित्व की परिभाषाएं, बुद्धि की परिभाषाएं, कुछ परिभाषाएं आपको याद करनी पड़ेगी और ज़्यादातर वही परिभाषाएं पूछी जाती हैं जो बहुत छोटी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अधिगम अनुभव एवं प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, ये जो है किसने कहा था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गेट्स व अन्य ने। ठीक है, गेट्स ने कहा था कि अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन किसका करता है? अभी हमने जब सेकेंड क्वेश्चन आप कर रहे थे बुद्धिलब्धि वाला, तो वहीं हमने आपको बताया था कि स्टैनफोर्ड विनय ने जो है इसको बनाया था। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुद्धि का। इनका परीक्षण किसका मापन करता है? बुद्धि का, IQ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? जब आप पर्सनालिटी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे 3 तरह के जो है मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने व्यक्तित्व को बांटा था अलग अलग कैटेगरी में। तो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला जो है किसने बांटा था, पूछा गया। फ्रायड ने, जुंग ने, मन ने या आलपोर्ट ने? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा जुंग ने। इन्होंने जो है सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पे बांटा था अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, 3 तरह के व्यक्तियों में। ठीक है, कैटेगरी बांटी थी। तो ये किस आधार पे अगर पूछ लिया जाता है तो ये सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पे बांटा गया था, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? ठीक है, पहला है आर्थिक तत्व, दूसरा है सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, तीसरा है शारीरिक तत्व और चौथा है वंशानुगत तत्व। बच्चों के क्वेश्चन जब भी आप टेट में सॉल्व करिए दोस्तों, पहले एक बार क्वेश्चन पढ़िए, फिर ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद फिर आप क्वेश्चन देखिए कि क्या पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? ठीक है, तो यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा? सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, यानी कि सामाजिक विकास को यदि प्रभावित करने के लिए पूछ रहा है तो क्या होगा? सामाजिक परिवेश, उसका आसपास का जो है उसका सोशल कैसा है, सोसाइटी कैसी है, वो जो है
उस पर डिपेंड करेगा कि उसका सामाजिक विकास किस तरह से हुआ। ठीक है, वैसे तो विकास को प्रभावित करने वाले कारक सभी हैं, लेकिन तो यहाँ पे सामाजिक विकास को पूछा गया है, तो जो है हम आपको उसके आसपास की सोसाइटी जो है उसको सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। शारीरिक विकास का, जब आप विकास के नियम पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो है ये सारे नियम आपको पता होंगे, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। तो यहाँ पे कौन सा एक प्रमुख नियम है पूछा गया है, तो यहाँ पे है पहला ऑप्शन मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास के संबंध का नियम। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा द्रुतगामी विकास का नियम, यानी कि जो विकास है ये हमेशा चलता रहता है। ठीक है, बाकी और सभी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन दोस्तों एक ही वर्ष 2017, हम आपको डेट भी बता रहे हैं, 15 अक्टूबर 2017 को एग्जाम हुआ था, वही सेम टू सेम ये पेपर है। 19 नंबर का क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। अब यहाँ पे आपको बताना है, तो ऑप्शन है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, और चौथा है समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो यहाँ पे नहीं है बताना है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ये जो है विकास का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यता प्रकट होती है, यह कथन किसने कहा था। ये भी जो है सीधा सीधा परिभाषा उठा ली गई है, और यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जो है गेसेल ने कहा था इसको, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यता प्रकट होती है, ये गेसेल ने कहा था। अगला हम लोग देखते हैं, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार में किसने वर्गीकृत किया था। ज़्यादातर लोग को आंसर पता होगा, ऑप्शन जो है आप देख लीजिए, और यहाँ पे 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ किसने बताया था, मैकडूगल ने बताया था। ठीक है, राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। ये भी सीधा सीधा परिभाषा उठा ली गई है कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण करना, ये किसने कहा था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड, रास ने कहा था ये। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले अगले एक महीने में आपको 2011 से लेके और 2020 तक के 19 तक के जितने एग्जाम हुए हैं सभी का हम सॉल्व पेपर आपको उपलब्ध करा देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे जब भी हम वीडियो आपको डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन था, हम लोग को पता है सीखने का जो प्रमुख नियम था वो थॉर्नडाइक ने दिया था। कौन कौन सा था, प्रमुख नियम 3 थे, उसमें से पहला था अभ्यास का नियम, फिर प्रभाव का नियम और तत्परता के नियम। तीनों नियम जो है थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्य नियम बताए थे, और इसमें पूछा गया कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहु अनुक्रिया का नियम। ये मुख्य नियम नहीं था ये जो है, ठीक है, बाकी अन्य जो 5 नियम बताए थे उनमें ये शामिल था बहु अनुक्रमीय के नियम, लेकिन जो है मुख्य नियम जो थे वो तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, राइट आंसर हो जाएगा साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। ठीक है, डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण दिया था, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। बहुत ईजी है, बुद्धि के जितने सिद्धांत हैं उसको हमने आपको डिटेल में समझा के बताया है, तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा, सारे सिद्धांत के प्रतिपादक आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था, स्पीयरमैन ने, सेकेंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। अब यहाँ पे बताना है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। यहाँ पे कुछ नियम दिए गए हैं, उनके प्रतिपादक दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला दिया गया है वो क्या है कि सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया नियम, सही है, थॉर्नडाइक ने दिया था। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, BF स्किनर, अभी आगे पूछा भी गया था, ये भी सही है। सीखने का क्लासिकल थ्योरी जो है किसने दी थी, पावलोव ने, ये भी सही है। तो यहाँ पे सही कौन सा नहीं है, ये जो है चौथा ऑप्शन। ठीक है, हल ने नहीं दिया था सीखने का समग्र सिद्धांत, हल ने क्या दिया था, प्रबलन का सिद्धांत दिया था। हल का कौन सा सिद्धांत था, प्रबलन का सिद्धांत, इसलिए यहाँ पे नहीं है बताना है, तो चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा सुजन शास्त्र के पिता से जुड़ा है। ठीक है, सुजन शास्त्र का पिता कौन है ये बताना है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गाल्टन। ठीक है, गाल्टन ऑप्शन हो जाए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की। अभी ऊपर भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आया था, ठीक है, जिसमें जुंग ने बांटा था सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर अंतर्मुखी बहिर्मुखी, वहीं से पूछ लिया गया है कि ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार की चर्चा किसने की थी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्रेस्मर ने, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्रेस्मर ने कहा था कि कुछ व्यक्ति जो है बौने होते हैं, कुछ लंबे होते हैं और कुछ मध्यम आकार के होते हैं, तो ये ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन किया था क्रेस्मर ने। आगे हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन आया है, फिर परिभाषाएं पूछी गई हैं कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है।
ये किसने कहा था। क्रिएटिविटी से क्वेश्चन आया है टॉपिक से। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्रो एंड क्रो ने। ठीक है, चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, किसने कहा था, क्रो एंड क्रो ने। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था में होती है। जब आप लोग पढ़े होंगे किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, तो वहाँ पे आपको विद्रोह की भावना एक जो है विशेषता मिली होगी किशोरावस्था में। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ऑप्शन में 2 है। ठीक है, पूर्व किशोरावस्था और मध्य किशोरावस्था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा मध्य किशोरावस्था। हम लोग को पता है किशोरावस्था कब से प्रारंभ होती है, 12 वर्ष के बाद। तो 12 वर्ष के बाद से लेके 15 वर्ष तक क्या होती है, पूर्व किशोरावस्था, उसके बाद मध्य किशोरावस्था होती है 15 वर्ष के बाद। तो ये मध्य किशोरावस्था की विशेषता है विद्रोह की भावना। ठीक है, तो ये दोस्तों ये 30 क्वेश्चन थे जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित थे, वर्ष 2017 के टेट के पेपर में पूछे गए थे। और अगर आपको आगे टेट या सुपर टेट का एग्जाम देना है तो ये क्वेश्चन जरूर आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे इस टाइप की वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तब तक के लिए नमस्कार।